हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम वाले लेक्चर के बारे में। तो अभी हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड बिटवीन आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड आयन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इक्विलिब्रियम established between ionized and unionized ion of weak electrolyte is the ionic equilibrium। उसके बाद हमने बात किया ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ के बारे में। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डाइल्यूशन। तो अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ के बी। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रूट ऑफ के बाय सी, रूट ऑफ के ए बाय सी फॉर एसिड, रूट ऑफ के बी बाय सी फॉर बेस। तो एसिड के लिए ये रूट ऑफ के ए बाय सी और के बेस के लिए रूट ऑफ के बी बाय सी भी हो जाएगा। वाटर के लिए रूट ऑफ के डब्ल्यू बाय सी। ओके, तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्हेनियस क्या कहा, आर्हेनियस ने क्या सजेस्ट किया? द कंपाउंड्स The substances which donate H plus ion in aqueous solution, वो substance जो aqueous solution में H plus ion donate करते हैं। The substances which donate H plus ion in aqueous solution, जो aqueous solution में H plus ion donate करते हैं वो acid। Which donate OH minus ion in aqueous solution is called base, और जो OH minus ion donate करेंगे वो base। ओके, किसी भी सब्सटेंस के गैसियस या सॉलिड स्टेट में आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट एसिडिक या बेसिक नेचर का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। उसके साथ साथ किसी भी ऐसे सब्सटेंस जिसमें H प्लस और OH माइनस आयंस क्लियरली प्रेजेंट नहीं है, उनके भी एसिडिक या बेसिक नेचर का एक्सप्लेनेशन, जैसे AlCl3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये सब एसिड है। CO2 एसिड है, SO3 एसिड है, SO2 एसिड है, ठीक है। बट आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस। ओके, अमोनिया इज बेस, ईथर इज बेस, अल्कोहल इज बेस, बट एनी टाइम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस, क्योंकि वहां पे क्लियर OH माइनस आयन प्रोड्यूस करने वाले सब्सटेंस को ही आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एज अ बेस अलाउ करता है, ठीक है। देन we are talking about the Lewis acid base concept। तो लुइस ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा वो एसिड है। लाइक AlCl3 मैंने आपको बताया शॉर्ट ऑक्टेट होता है, BeCl2, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, FeCl3, SnCl2, SnCl4। तो वो सब्सटेंसेस जो शॉर्ट ऑक्टेट हैं या जिनके बैलेंस सेल में बॉन्डिंग के बाद भी स्पेस बचा हुआ है, जैसे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनके बाद पास बैलेंसिंग करने के बाद भी डी ब्लॉक में ऑर्बिटल्स खाली पड़े होंगे, तो देयर इज टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उनको क्या बना देती है? लोइस एसिड बना देती है। और द सब्सटेंसेस विद डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो बेसिस हैं। जैसे अमोनिया बेस है, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टीबिन, ये सब अमोनिया की सीरीज के जितने भी कंपाउंड हैं, जितने भी हाइड्राइड है, वो सब बेसिक नेचर के होते हैं। उसके साथ साथ अल्कोहल ROH, वाटर HOH, तो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये सभी कंपाउंड कैसा काम करते हैं? एज अ बेस काम करते हैं। उसके बाद जितने भी नेगेटिव चार्ज आयन हैं वो सब बेस ऐसा काम करेंगे। उसके बाद जितने भी लिगेंड्स हैं, मल्टी बॉन्डेड लिगेंड्स जितने भी हैं, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करते हैं, वो सब लोइस बेसिस की कैटेगरी में आते हैं। ऑल द सेंट्रल मेटल्स आर द लोइस एसिड, और सभी सेंट्रल मेटल एज अ लोइस एसिड काम करती है। ऑल द सेंट्रल मेटल एटम्स आर एक्ट एज अ लोइस एसिड। ओके, तो इट इज अबाउट द लोइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। देन हमने बात किया उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरीज एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो प्रोटॉन गेन करेगा वो एसिड,
और जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो बेस, जो प्रोटॉन गेन करता है वो एसिड और जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो बेस। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन हमेशा हाइड्रोनियम आयंस के फॉर्म में होते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन द प्रोटॉन्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन हमेशा हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होते हैं। हाइड्रोनियम आयन और वाटर दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बोथ आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड बट हैव डिफरेंट ज्योमेट्री, लेकिन दोनों की ज्योमेट्री अलग अलग है। वाटर इज द वी शेप आर ट्राइंगुलर मॉलिक्यूल वेयर H3O प्लस इज द पिरामिडल मॉलिक्यूल, जबकि H3O प्लस कैसा है, पिरामिड जैसा मॉलिक्यूल है। तो देयर इज डिफरेंस इन ज्योमेट्री ऑफ वाटर एंड हाइड्रोनियम आयन, बट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोथ आर सेम, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। ओके, और अगली बात जो ध्यान रखनी है, अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड लॉ इज एसिड बेस कॉन्सेप्ट, वाटर इज एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। वाटर कैसा काम करता है, एसिड के जैसा भी काम करता है और बेस के जैसा भी काम करता है, तो एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। देन फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस द acid base concept, conjugate acid base concept. So what is the conjugate acid base concept? Those acid and base pairs which differs from one proton, वे अम्ल क्षार युग्म जिनमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है। Those acid and base pairs which differs from one proton is called conjugate acid base pair, जिसमें एसिड में हमेशा एक प्रोटॉन, बेस में हमेशा एक प्रोटॉन कम हो जाएगा और एसिड में हमेशा एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग और ले लेंगे अभी आज, तो उससे ये अच्छा रहेगा कि थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी मैंने आपको बता ही दिया था सभी एसिड बेस पेयर्स के बारे में। और क्या एक और इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, जो एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेट बेस। देन फाइनली हम लोग बात कर रहे थे सॉल्ट के बारे में, तो पहले सॉल्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात कर लेते हैं थोड़े से और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के बारे में, ताकि और भी कुछ चीजें जो कम क्लियर है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सॉल्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो पहला जो सॉल्ट था वो कैसा था, न्यूट्रल। तो द सॉल्ट कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। जैसे NaCl न्यूट्रल सॉल्ट है, NaNO3 न्यूट्रल सॉल्ट है, KNO3 न्यूट्रल सॉल्ट है। इसमें अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम आई तो फिर से एक बार बता देता हूं। जैसे मैंने कहा कि NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है, तो ये बात कैसे कह सकता हूं मैं, इसको वाटर में डाल दीजिए, वाटर में डाल देंगे तो क्या बना देगा, NaOH प्लस HCl बना देगा। ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं फिर से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो किसी भी सॉल्ट के नेचर को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, उसको वाटर के साथ ट्रीट करना है, उसको वाटर के साथ ट्रीट करना है। तो इट इज सॉल्ट ऑफ, इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा बेसिक सॉल्ट क्या होंगे या बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, तो कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कंपोजिशन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कंपोजिशन होगा। जैसे अब आप इसको वाटर से ट्रीट अगर करते हो तो नाउ इट गिव्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, और साथ में क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड, CO2 प्लस वाटर, फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड H2CO3। और कार्बोनिक एसिड कैसा है, वीक एसिड है। तो नाउ इट इज किसके ऊपर नेचर डिपेंड करेगा, जो स्ट्रॉन्ग है, तो इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है ये, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है ये। ठीक है, उसके बाद अगर हमने बात किया AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, FeCl3,
FeCl3, CuCl2, ZnCl2, इस टाइप के कंपाउंड्स के बारे में जब आप बात करते हो, जैसे आपने कहा FeCl3, तो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स FeOH होल थ्राइस। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मेटल को छोड़कर, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनको छोड़कर जितने भी क्लियर मेटल वाले ग्रुप हैं, मतलब डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उनके जो बेसिस होते हैं वो वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये वीक बेस हो गया, दिस इज अ वीक बेस। और यहां पे जो एसिड बन रहा है वो क्या है, HCl बन रहा है, 3 of HCl, एंड HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। इट मींस दिस इज अ सॉल्ट कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो ऐसे सॉल्ट का नेचर फाइनली कैसा आएगा, एसिडिक आएगा। तो दीज आर द एसिडिक सॉल्ट। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्ट। तो पहले न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं, जिनका कंपोजिशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से होता है। इसके बाद सेकेंडली आया बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट क्या होंगे, विच इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। उसके बाद बारी आई एसिडिक सॉल्ट, तो कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से जो सॉल्ट कंपोज्ड होंगे वो कैसे होंगे, एसिडिक सॉल्ट होंगे। तो यहां तक हो गया था। अब उसके बाद बात करते हैं मिक्स्ड सॉल्ट के बारे में। तो मिक्स्ड सॉल्ट कैसे बनते हैं, 2 एसिड 1 बेस, 2 एसिड 1 बेस, और 2 बेस 1 एसिड, 2 बेस 1 एसिड। तो इस टाइप से जब कॉम्पोजिशन होता है जिसमें 2 एसिड 1 बेस या 2 बेस 1 एसिड हैं, तो वो क्या बनाता है, इट गिव राइस मिक्स्ड सॉल्ट। ये मिक्स्ड सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। जैसे CaOCl कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और उसके बाद क्लोरीन। तो ये एक मिक्स्ड सॉल्ट का एग्जाम्पल है, CaOCl और Cl। तो दिस इज अ मिक्स्ड सॉल्ट, ये मिक्स्ड सॉल्ट का एग्जाम्पल है। इसके बाद आएगा डबल सॉल्ट। अब सॉल्ट पढ़ ही रहे हैं तो इनके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। डबल सॉल्ट, तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं, स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जब तक रहते हैं तब तक स्टेबल होते हैं, स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, पानी में डाल देंगे, तो इसके सभी आयंस अलग अलग हो जाएंगे। डबल सॉल्ट जो होते हैं आयोनिक नेचर के होते हैं, तो पानी में डालने पर इसके सभी कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग हो जाते हैं। तो ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सेपरेटेड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, शो द टेस्ट फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सभी घटकों का अलग अलग परीक्षण देते हैं। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट, सभी कॉन्स्टिट्यूएंट अपना अपना अलग अलग टेस्ट देंगे। इसका मतलब हुआ कि सभी कंपोनेंट क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में सभी कंपोनेंट अलग अलग हो जाते हैं। जैसे K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस .24 वाटर, ये फॉर्मूला है एलम का। दिस इज एलम, ये एलम का फॉर्मूला है। तो जब एलम को हम वाटर में डालेंगे तो पोटेशियम अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर देगा। तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं।
जो सॉलिड स्टेट में स्टेबल है लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेपरेट हो जाते हैं, वो डबल सॉल्ट है। ठीक है, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6 वाटर, दिस इज मोहर सॉल्ट, इसको हम कहते हैं मोहर सॉल्ट। तो मोहर सॉल्ट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। मोहर सॉल्ट भी किसका एग्जाम्पल है? डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर डिफर, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सेपरेटेड इन द एक्वस सॉल्यूशन। सभी कॉन्स्टिट्यूएंट एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद अलग अलग हो जाते हैं, तो ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं डबल सॉल्ट। क्लियर? अब डबल सॉल्ट के बाद एक लास्ट और बचता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या खास बात होती है? इट इज स्टेबल इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में भी स्टेबल होता है ये, मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंट इसका अलग अलग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं देगा जैसा कि डबल सॉल्ट के अंदर देता है या डबल सॉल्ट के अंदर पॉसिबिलिटी होती है। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड aqueous solution, exist in solid state and aqueous solution। तो जो solid state और aqueous solution दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दोनों में एज अ जो नेचर है उसी के जैसा, लगभग उसी के जैसा नेचर शो करते हैं। Do not give test for constituents, do not give test for constituents। और ये अपने अलग अलग constituents का अलग अलग टेस्ट नहीं देता है, do not give test for constituents। जैसे पोटाशियम फेरोसाइनाइड है K4FeCN6, ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल है। इसमें पोटाशियम आयन पानी में डालने पर जरूर अलग हो सकता है, लेकिन बाकी का पूरा हिस्सा FeCN6 एक साथ रहेगा। तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए अलग अलग टेस्ट नहीं देने वाला है ये कंपाउंड। ठीक है, अब थोड़ी सी और मैंने आपसे कहा था कि कुछ कॉन्जुगेट एसिड बेसिस पर हम और बात कर लेते हैं ताकि कहीं से कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पर एक क्वेश्चन मिले। वैसे तो इस बार केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों मिला करके एक क्वेश्चन आया था इन 2020, बट ऐसा 2021 में नहीं होना चाहिए। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस यूनिट से कवर होना चाहिए। वैसे तो हम लोग तो हमेशा उम्मीद करते हैं कि इन चैप्टर से जितने कम क्वेश्चन आए उतना अच्छा है, क्योंकि बच्चों को तैयार करने में ये यूनिट्स बहुत दिक्कत होती है, बहुत टफ यूनिट है ये। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें अपनी पूरी तैयारी रखनी है ताकि किसी भी कोने से कहीं से भी क्वेश्चन आए वो हमें बन जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। राइट कॉन्जुगेट बेस फॉर फॉलोइंग, राइट कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। कुछ एसिड मैं आपको दे रहा हूं, इनके आपको कॉन्जुगेट बेस लिखना है। तो जैसे मैंने कहा HF, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया ये। अब इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? F माइनस। H2O कॉन्जुगेट एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? OH माइनस H2SO4। मतलब वही वाले रिपीट कर रहे हैं, कोई नए एग्जाम्पल नहीं है। HSO4 माइनस, कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4 इज HSO4 माइनस। HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? तो CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस। अमोनिया, तो अमोनिया का
कॉन्जुगेट बेस कल भी मैंने आपको बताया था NH2 माइनस, वो एक साथ आपके पास लिस्टिंग में आ जाए इसलिए मैंने सोचा एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस NH2 माइनस, तो NH2 माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब कुछ कॉन्जुगेट एसिड भी लिख लेते हैं, जैसे ही कॉन्जुगेट बेस लिखा इसी तरीके से कॉन्जुगेट एसिड के बारे में भी बात कर लेते हैं। कॉन्जुगेट एसिड्स, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, केवल एक लाइन अगर आप ध्यान रखेंगे मेरी तो कोई भी प्रॉब्लम इसमें गलत नहीं होगा। एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस आर दोज एसिड एंड बेस पेयर्स व्हिच डिफर्स फ्रॉम वन प्रोटॉन, जिनमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है। एसिड में हमेशा एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, बेस में हमेशा एक प्रोटॉन कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन केवल ध्यान रखना है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाता है। लेकिन क्या है कि आप बच्चे हैं और दिक्कत होती है चीज़ों को समझने में, और एक तो क्या होता है कि जब आप टीचर के साथ होते हैं, जैसे क्लासरूम में रहते हैं, तो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपको समझा देंगे कि ऐसे समझ लीजिए, लेकिन अभी हमारे पास वो ऑप्शन रहता नहीं है, इसलिए बहुत सारा वर्कआउट करना पड़ता है जिससे कि सभी चीज़ें क्लियर हो जाए। अदरवाइज रेगुलर क्लासेस में क्या होता है, लगभग 50% तो स्टूडेंट खुद ही सॉल्व करते रहते हैं, कहीं भी मिस्टेक हुई तो उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुझे आपके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जो आपको समझ में ना आ रही हो, फिर भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है, बट कोशिश तो करना है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए। तो कॉन्जुगेट एसिड की बात कर रहे थे हम लोग। कॉन्जुगेट एसिड, जैसे मैंने कहा NH2 माइनस, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा NH3। अगर इसका भी कॉन्जुगेट एसिड पूछे तो क्या हो जाएगा NH4 प्लस। NH4 प्लस इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस वन। अब देखो, जैसे OH माइनस है तो OH माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा H2O। H2O का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा H3O प्लस। H3O प्लस मतलब H3O प्लस का अगर कॉन्जुगेट बेस पूछेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा H2O। OH माइनस नहीं होगा, ये ध्यान रखना उसमें, और इसमें 3 प्रोटॉन का डिफरेंस, 3 प्रोटॉन का डिफरेंस है। ठीक, तो H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा H2O, और H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा OH माइनस आयंस, OH माइनस आयंस। ओके, तो इस तरीके से इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो कॉन्जुगेट एसिड लिख रहे थे हम लोग। ठीक है, HCOO नेगेटिव, HCOO नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस फॉर्मिक एसिड HCOOH, HCOOH। ठीक है, तो देयर इज सम एसिड्स ऑफ द स्पीसीज। HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा H2SO4। CH3COO माइनस का कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा CH3COH। ठीक है, तो देयर इज सम स्पीसीज विथ देयर कॉन्जुगेट एसिड एंड विथ देयर कॉन्जुगेट बेसिस। ये कुछ स्पीसीज के कॉन्जुगेट एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेसिस की बात किया हम लोगों ने। ठीक है, अब उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, और दैट कॉन्सेप्ट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर, और फिर वहां से पीएच को लिंक करेंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर एंड देन लिंक्ड विद द पीएच वैल्यू, तब उसके बाद पीएच वैल्यू पर काम करेंगे। ठीक है, तो अगले टॉपिक पर बात करते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर, ऐसा भी कह सकते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर भी इसको हम कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। ठीक है, तो देखो क्या ध्यान रखेंगे। पहली बात जो ध्यान रखना है, वाटर इज अ
very very weak electrolyte, very very weak electrolyte. commonly हम ऐसा कहते हैं it is non electrolyte, it is non electrolyte. वैसे भी कंडीशन डाल दिया मैंने, वाटर इज अ वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट in its 55.55 into 10 to the power 7 molecules, इसके 55.55 into 10 की घात 7 molecules से in its 55.55 into 10 to the power 7 molecules, one molecule dissociated, one molecule will dissociate, one molecule will dissociate. तो इसके 55.55 into 10 to the power 7 molecules में से एक मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होगा. in its 55.55 into 10 to the power 7 molecules, one molecule will dissociate. अब अगर डिसोसिएट हुआ, चाहे वो कितने में से भी डिसोसिएट होगा, अगर डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, डिसोसिएशन हुआ तो इट गिव्स H प्लस एंड OH माइनस आयन्स. अगर डिसोसिएशन हुआ तो H प्लस और OH माइनस आयन का फॉर्मेशन तो वो करने ही वाला है. ठीक है, तो वाटर अगर डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा H प्लस प्लस OH माइनस आयन. अगर वाटर वाला, अगर सब लिक्विड ही लिक्विड है तो H प्लस को हम H3O प्लस भी लिख सकते हैं, H प्लस को हम H3O प्लस प्लस OH माइनस ऐसा भी लिख सकते हैं. मतलब मैंने क्या कहा, समझ में आया? मतलब मैंने ये कहा कि वाटर, और वाटर कैसा है, लिक्विड स्टेट वाला है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H3O प्लस प्लस OH माइनस. H3O प्लस मतलब एक प्रोटॉन इसको दे दिया तो ये हो गया H3O प्लस और एक OH माइनस. तो इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका जो Kw वैल्यू होगा, इसका जो कांस्टेंट है वो क्या से एक्सप्रेस होगा, इट्स Kw वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज कॉल्ड Kw. इट इज प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन एट, क्योंकि बाकी का तो जो H2O है जो डाउन साइड आएगा वो ऑलमोस्ट कैसा है, ऑलमोस्ट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका कंसंट्रेशन हमारे लिए 1 ही रहेगा. उसको कंसंट्रेशन को, क्योंकि 55.55 इंटू 10 टू द पावर 7 में से केवल एक डिसोसिएट होता है. डिसोसिएट तो हुआ तो H प्लस OH माइनस आयन तो रहेगा, लेकिन जो वाटर है, एक्चुअल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, वो यूनिट ही रहेंगे, क्योंकि बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसा हमने ओस्टवाल्ड कॉन्सेप्ट में फॉलो किया था. ठीक है, तो वाटर अगर डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, H प्लस और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा. वाटर इज डिसोसिएटेड टू प्रोड्यूस H प्लस एंड OH माइनस आयन. तो हाउ टू डिफाइन द Kw? Kw को कैसे डिफाइन करते हैं, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द प्रोडक्ट ऑफ, at 25 degree centigrade the product of H plus and OH minus ion, the product of H plus and OH minus, इसको H3O plus और OH minus ion भी कह सकते हैं. ठीक है, the product of H plus and OH minus ion concentration, product of H plus and OH minus ion concentration of water is called dissociation constant for water, is called dissociation constant for water, dissociation constant for water. तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर H प्लस और OH माइनस आयनों के सांद्रताओं का गुणनफल, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर H प्लस और OH माइनस आयनों के सांद्रताओं का गुणनफल जल का आयोनिक वियोजन स्थिरांक कहलाता है. जल का आयोनिक वियोजन स्थिरांक कहलाता है. इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर. ओके, और एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, at 25 degree centigrade the H plus ion concentration is 10 to the power minus 7
and OH minus ion concentration is also 10 to the power minus 7. तो दोनों 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होते हैं 10 to the power minus 7. जितने H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे उतने ही OH माइनस आयन भी प्रोड्यूस होंगे. इक्वल नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन्स आर प्रोड्यूस्ड. ओके, ऐसा नहीं होगा कि एक H प्लस निकल गया बाकी टूटा नहीं, ऐसा नहीं होगा. जब H प्लस निकलेगा तो OH माइनस आयन भी निकलेगा. तो हियर द KW at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज द प्रोडक्ट ऑफ H plus ion concentration and OH minus ion concentration. This is 10 to the power minus 7 into 10 to the power minus 7. So the resultant KW is 10 to the power minus 14. 10 to the power minus 14. तो वाटर के लिए KW की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है 10 to the power minus 14 होती है. The KW for water is 10 to the power minus 14. तो वाटर के लिए KW की वैल्यू कितनी होगी 10 to the power minus 14 होगी. फॉर वाटर द KW वैल्यू इज 10 to the power minus 14. वाटर के लिए KW की वैल्यू 10 to the power minus 14 होती है. किस टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर. अब और क्या क्या चीजें KW से रिलेटेड हमको ध्यान में रखना है. तो पहली बात इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यह सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है. इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यह सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है. ठीक है. It is increases with increase in temperature. Increases with increase in temperature. तापक्रम बढ़ाने पर KW की वैल्यू बढ़ जाएगी. It is increases with increase in टेम्परेचर. तो टेम्परेचर बढ़ाने पर KW क्या होता है बढ़ता जाता है. इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और जब तापक्रम स्थिर रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर द H प्लस एंड OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशंस H plus and OH minus ion concentrations are same. और तापक्रम बढ़ाने पर H plus और OH minus ion concentration कैसा मिलेगा आपको सेम मिलेगा. ठीक है. तो at constant temperature the H plus and OH minus ion concentration are same. और KW को जब हम रिवर्स करेंगे PKW के टर्म में लिखेंगे तो वो 14 हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द H प्लस एंड OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशंस आर सेम. अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे लीजिए. ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है ये. एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर H plus ion concentration of water is 10 to the power minus 6. H plus ion concentration of water is 10 to the power minus 6. तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर H plus ion का concentration कितना है 10 to the power minus 6 है. Find KW for water. Find KW for वाटर. तो वाटर के लिए KW की वैल्यू निकालो. तो मैंने आपको क्या बताया, एक बात ध्यान रखना है. एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एट द सेम टेम्परेचर द H प्लस एंड OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशंस आर सेम. जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो H प्लस और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम रहेगा. इट मींस व्हाट हैपेंस द H plus ion concentration is 10 to the power minus 6. It means the OH minus ion concentration is also 10 to the power minus 6.
तो जब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power minus 6 है, तो एट द सेम टेम्परेचर द OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो सेम, एंड नाउ द Kw इज 10 to the power minus 12। तो Kw की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 to the power minus 12 आ जाएगी। ठीक है, जितना H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसी टेम्परेचर पर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी उतना ही रहेगा। तो H प्लस और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है। और Kw कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, दूसरी बात ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं, द रेशो ऑफ dissociated and undissociated molecules। कभी कभी ये पूछते हैं, एक दो बार पूछ चुके हैं इसको, तो उसमें क्या होता है, कॉमनली बच्चे क्या करते हैं, उसका आंसर ही याद कर लेते हैं। द रेशो ऑफ डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, और ये वाटर के लिए कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 1.8 इंटू 10 to the power minus 9 होता है। तो देखो प्योर वाटर का मोलारिटी कितना है, 55.55। तो अनडिसोसिएटेड है तो पूरा है, पूरी मोलारिटी काउंट होगी वहां पे। ठीक है, और डिसोसिएट होता है तो कितना बनाएगा, 10 to the power minus 7। डिसोसिएट होगा तो कितना H प्लस आयन बनाएगा, 10 to the power minus 7 बनाएगा। ठीक है, तो रेशो ऑफ डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड कैसे निकालते हैं, 10 to the power minus 7 बाय 55.55, जो कि वाटर की मोलालिटी या मोलारिटी है, ये ध्यान रखना है। वाटर के लिए मोलारिटी या मोलालिटी कितनी होती है, 55.55 होती है। दैट इज हाउ टू कैलकुलेट, सिखाया था मैंने आपको मोलारिटी फॉर वाटर। तो डेंसिटी कितनी होती, 1000 ग्राम पर लीटर, 1000 ग्राम पर लीटर डेंसिटी कितनी होती, 1000 ग्राम पर लीटर। और वाटर का वेट, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18 इज द मॉलिक्यूलर वेट। तो मोलारिटी कितनी आ जाती, 55.55 आ जाएगी। वाटर की मोलारिटी कितनी आ जाएगी, 55.55। और डिसोसिएट कितना करता है वो, 10 to the power minus 7 डिसोसिएट करता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो H प्लस और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन मिलता है, दैट इज 10 to the power minus 7। तो डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड का जो रेशो आएगा वो 1.8 इंटू 10 to the power minus 9 आएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज हाउ मच, 1.8 इंटू 10 to the power minus 8। ठीक है, तो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर is the degree of dissociation of water is approximate 1.8 into 10 to the power minus 9, 1.8 into 10 to the power minus 9 और 1.8 into 10 to the power minus 7%। अगर कभी परसेंटेज में पूछेंगे तब ये ध्यान रखना कि परसेंटेज में पूछेंगे तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर क्वेश्चन में परसेंटेज में पूछा तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एट दैट टाइम इट इज 1.8 इंटू 10 to the power minus 7%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
इसको ध्यान रखेंगे। ये नहीं भी याद कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे याद रख लीजिए। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज 1.8 into 10 to the power minus 9 or 1.8 into 10 to the power minus 7%. Percentage is always in 100. Okay? तो परसेंटेज में पूछेंगे तो आंसर 10 to the power minus 7 हो जाएगा। तो इट इज अबाउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये हमने बात किया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर KW के बारे में। तो what is the KW? The product of H plus and OH minus ion concentration. The product of H plus and OH minus ion concentration at 25 degree centigrade is called KW for water. ठीक है, तो 10 to the power minus 7 और 10 to the power minus 7 मिला करके कितना हो जाता है? 10 to the power minus 14 हो जाता है। और इसका अगर आपको pKW निकालना है तो देखो एक फॉर्मूला होता है, इसकी भी बात कर लेते, तो उसका रिवर्स रहता है। तो pKW अगर कैलकुलेट करना है तो माइनस लॉग KW माइनस लॉग KW। अभी से थोड़ी प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं क्योंकि pH में हमको इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी आगे चल करके। तो माइनस लॉग KW माइनस लॉग KW इक्वल टू होता है pKW। माइनस लॉग KW इक्वल टू pKW। और लॉग KW कितना है आपका? 10 to the power minus 14। तो 10 to the power minus 14। तो pKW इक्वल टू क्या हो जाएगा? pKW इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10 to the power minus 14। तो 10 to the power minus 14 का log वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस 14 हो जाएगा। माइनस माइनस कितना आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो pKW की वैल्यू कितनी आ जाएगी? pKW की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। ठीक है, तो pKW इक्वल टू कितना होगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, pKW इक्वल टू 14। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक जस्ट स्टार्ट ही हो पाएगा, लेकिन ठीक है थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको ये पता रहेगा कि कौन सा अगला टॉपिक है, मतलब उसकी सभी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके तब क्लास को ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड दैट इज pH। pH दैट इज pH। तो पहली बात क्या ध्यान रखना है? P इज द पावर और H इज द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो P यहाँ पे पावर है और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है? और H क्या है? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। पावर और पोटेंज भी बोलते हैं इसको, पोटेंज, और हिंदी में दोनों को शक्ति बोलेंगे। तो H प्लस आयन की शक्ति निकालने के लिए हम क्या करते हैं? pH टर्म को यूज करते हैं, वेर P स्टैंड्स फॉर पावर एंड H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और ऐसा भी कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, the pH scale introduced by Sorensen, Danish biochemist। सोरेनसन ने pH स्केल को इंट्रोड्यूस किया। सोरेनसन ने pH स्केल को इंट्रोड्यूस किया। इसके नाम में SEN रहेगा लास्ट में। सोरेनसन ने pH
स्केल को इंट्रोड्यूस किया, है ना। और क्या काम करता है पीएच स्केल? यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीएच स्केल। pH scale used to determine the concentration of H3O plus और commonly H plus ion कहते हैं, ध्यान रखेंगे H3O plus ion concentration of solution। तो किस काम में आता है pH scale? Used to determine the concentration of H3O plus ion। H3O plus ion के concentration को find out करने के लिए यूज होता है pH scale। तो pH scale is used to determine the concentration of H3O plus ion। तो कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि अगले लेक्चर में हम लोग pH के बारे में बात करने वाले हैं। ओके कमांडोज, थैंक यू।